वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरबीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था प्रश्नावली 13.3 NCERT मैथमेटिक्स कक्षा 10। तो इस प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर पहले से अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा कर के उसको देख लीजिएगा, काफ़ी लाभ मिलेगा आपको। उसका पार्ट सेकेंड है ये। तो जैसा कि मैंने लिख भी दिया है, प्रश्नावली 13.3 पार्ट सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। जैसा कि मैंने प्रश्नावली 13.1 स्टार्ट होने से पहले भी बताया था और मैं पुनः आपको फिर बताए दे रहा हूँ कि इस प्रश्नावली में कुछ पिघलाना है, कुछ बनाना है। घनाभ से आपका बेलन बनेगा, बेलन से आपका घनाभ बनेगा, शंकु से गोला बनेगा, गोला से आपका वृत्त वो जो है शंकु बनेगा। तो यही सारी कंडीशन इसमें फॉलो होंगी। और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और दोनों कंडीशन में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो पिघलाया जाएगा या जो मिट्टी की खुदाई होगी जहाँ पर फैलाई जाएगी या जहाँ पर जो है वो बनाया जाएगा, उन दोनों केसेस में दोनों का आयतन हमेशा आपस में बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विमाओं मतलब होता है भुजाएं। 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ, चूँकि भुजाएं आपकी अलग अलग हैं, विमाएं आपकी अलग अलग हैं, लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है और ऊंचाई अलग है। जब तीनों अलग अलग हैं तो ये हो गया आपका घनाभ। तो जब घनाभ हो गया, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास अर्थात डायमीटर दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई दी हुई है 2 mm। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ पर जो आपका मात्रक दिया है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर मात्रक दिया हुआ मिलीमीटर। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारे के सारे मात्रक एक ही फॉर्म में होने चाहिए, चाहे वो सेंटीमीटर में हो और चाहे वो मिलीमीटर में हो। तो कैसे क्या करना उसको आगे देख लेंगे। 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। एक बात ध्यान दीजिएगा आप, जो चांदी का सिक्का होगा उसका कुछ डायमीटर होगा, कुछ ना कुछ उसका व्यास होगा और व्यास के साथ साथ में उसकी ऊंचाई भी होगी। भले ही कुछ हो लेकिन कुछ ना कुछ ऊंचाई ज़रूर होगी। अगर वो प्लेन होता तब तो आपका वृत्त बन जाता, लेकिन उस वृत्त की कुछ ना कुछ ऊंचाई है, इसलिए बन जाएगा वो बेलन। चलिए आगे देखते हैं। तो सिक्के का व्यास आपका दिया हुआ है 1.75 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होगी उसकी आधी हो जाएगी अर्थात r बराबर हो जाएगा आपका 1.75/2 सेंटीमीटर। सिक्के की ऊंचाई आपकी दी गई है h बराबर 2 mm। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सारे मात्रक आपके सेंटीमीटर में हैं, तो ये मात्रक भी आपका सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। तो हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, या 2 से काटेंगे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। ये हो जाएगा आपका 1/5 सेंटीमीटर। ये हो गया सिक्के की ऊंचाई। मान लिया कि जो सिक्के आपके पिघलाए जाने हैं घनाभ को बनाए जाने के लिए, उसकी संख्या आपकी n है। और जब उनकी संख्या n है, अतः n चांदी के सिक्कों का आयतन बराबर हो जाएगा घनाभ का आयतन, क्योंकि संख्या आपको पता नहीं सिक्कों की। तो हो जाएगा n, जैसे कि मैंने बताया था जो आपका कॉइन है, जो आपका सिक्का है, वो आपका बेलन के आकार का है। और जब बेलन के आकार का सिक्का है तो हो जाएगा πr² h, उसका आयतन बराबर होगा, क्योंकि ये घनाभ आपका है और जब घनाभ है तो l गुणे b गुणे h। जैसा कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको पहले से दे रखी है। तो यहाँ से n, क्योंकि इस संख्या हमको निकाल ली है, ये पक्षांतर होकर के आपको बट्टी में चलाएगा, इधर गुणा है नीचे आ जाएगा, आपका भाग में आ जाएगा। n बराबर हो जाएगा l गुणे b गुणे h अपान πr² h। n बराबर होगा, l का मान दिया था 5.5 सेंटीमीटर, b का मान दिया था 10 सेंटीमीटर और h का मान दिया था 3.5 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7, r का मान दिया था 1.75/2। स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा और h का मान हो गया 1/5। ठीक, आगे जब इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्योंकि ये हर बटे के नीचे बटा लिखा हुआ है, ये पलट के ऊपर गुणा हो जाएगा अर्थात 7 × 2 × 2 × 5, ये वैल्यूज़ आपकी ऊपर पहुंच जाएंगी। और जब ऊपर पहुंच जाएंगी, और यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा है और यहाँ भी 2 अंक बाद दशमलव लगा, ये हटेगा तो यहाँ पर ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ भी ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 3.5 है, ये दशमलव हटेगा तो नीचे 10 और ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इस 10 और 10 से ये आपका 100 कट जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर कैलकुलेशन में बता दिया करिए, तो मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मान के चलता हूँ कि आप कक्षा 10 में है तो आपको कैलकुलेशन आती होगी, लेकिन फिर भी मेरा ज़्यादातर प्रयास ये रहता है कि आपको कैलकुलेशन बता ही दिया जाए। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ से 11 1 जा 11 11 11 5 जा, ये हो गया आपका 55, और ये हो गया 25 से कम 25, 25 चौके 100, और जब सरल करेंगे इसको तो ये वैल्यूज आपको प्राप्त होगी n बराबर 2 × 2 × 100 बराबर 400, अर्थात 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाने पर आपको जो घनाभ दिया गया था, उस घनाभ जो लंबाई चौड़ाई आपको ऊंचाई दी गई थी, अगर आप 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाते हैं तो आपको वो घनाभ प्राप्त हो जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। कोई बाल्टी है जो बेलन के आकार की है, ऊंचाई उसकी 32 सेंटीमीटर है और त्रिज्या उसकी 18 सेंटीमीटर है। उसमें बालू भरा हुआ है पूरा। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। बाल्टी का जो बालू था उसको जो है ज़मीन पर पलट दिया गया, और इस रेती का एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। और बालू का क्या बनाया गया? एक शंक्वाकार ढेरी बनाई गई, मतलब बालू से शंकु बनाया गया आपका, ये कह सकते हैं। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो, जो शंक्वाकार ढेरी आपकी बनी है उसकी ऊंचाई अगर 24 सेंटीमीटर हो तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही बताया था, दोनों केसेस में जितनी बालू थी, जितनी बालू से बेलन बना हुआ था, जितनी बालू बाल्टी के अंदर थी, उतनी ही बालू आपकी जो शंक्वाकार ढेरी बनी उसके अंदर है। अर्थात बालू का आयतन दोनों केसेस में क्या है? बराबर है। और वही कॉन्सेप्ट हमको लेके चलना है। तो आपका आगे देखते हैं। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या उसने पहले दे रखी 18 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा था 32 सेंटीमीटर। जो शंक्वाकार ढेरी बनी उसकी ऊंचाई आपकी 24 सेंटीमीटर। तो जो बेलनाकार बाल्टी थी उसका आयतन हो जाएगा πr²h, और शंक्वाकार ढेरी है उसका आयतन हो जाएगा आपका 1/3 πr²h, क्योंकि वो शंक्वाकार है। दोनों केसेस में आपके वॉल्यूम बराबर होंगे, और जब दोनों केसेस में वॉल्यूम बराबर होंगे तो बेलनाकार शंक्वाकार ढेरी का आयतन बराबर बेलनाकार बाल्टी का आयतन। ये शंक्वाकार है 1/3 πr² बराबर πr²h। ये पाई दोनों तरफ कॉमन है, ये कट जाएगा, और जब पाई आपका कट जाएगा तो शेष बचेगा 1/3। यहाँ से बचेगा r² × 24। आप चाहें तो ये एक वैल्यू उन्होंने रख दिया है, इसको यहाँ से काट दीजिएगा। r², h का मान 24, यहाँ पर जो है r का मान 18 × 18 और h का मान दिया था 32। यहाँ से r² का जब r² को जब पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपको मान प्राप्त होगा 18 × 18 × 32/8। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 18 × 18 × 4 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा ये 36 सेंटीमीटर। ये हो गया r का मान 36 सेंटीमीटर। एक उसने कहा था जो शंक्वाकार ढेरी होगी उसकी रेडियस कितनी होगी, तो आपको मिल गया 36 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात करना है l, जो तिर्यक ऊंचाई है। आपको पता है जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो होती है √l बराबर होता है √h² और प्लस r²। जैसा कि h उसने पहले दे रखा था कि जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी ऊंचाई उसने पहले से 24 दे रखा है, और r का मान 36 अभी आपने निकाला, फार्मूले में रख देंगे, दोनों का वर्क करेंगे, ये आपका हो जाएगा। जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये हो गया 12 × 2 का होल स्क्वायर और 12 × 3। ये कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा किया गया है। आप चाहें तो 24 को 2 बार मल्टीप्लाई करें और 36 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करें, दोनों को जोड़ लें और दोनों को जोड़ने के बाद में उनका वर्गमूल निकाल लें, और वह जब वर्गमूल निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी वही जो है l का मान हो जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 12 × 2 ये हो जाएगा, जब अलग अलग करेंगे तो 12 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। चूँकि 12 यहाँ पर आपका वर्ग में 2 बार लिखा हुआ है, आपका 12 में बाहर हो जाएगा।
अंदर बचेगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 3, यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा 12√13। ये हो गया आपका तिर्यक ऊंचाई। तो जैसा कि उसने दो चीज़ें आपसे पूछी थी, पहला पूछा था शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या आप आर बराबर था आपने निकाला 36, और जैसा कि पूछा था उसने तिर्यक ऊंचाई, तो एल बराबर निकला है 12√13 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका ये प्राप्त हो गया और दूसरा आंसर आपका ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। अगला क्वेश्चन नंबर 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नाली में, ध्यान रखना जो नाली आपकी बनी है वो कुछ इस प्रकार की बनी हुई है। ये नाली आपकी चौड़ाई इसकी जो है आपकी ये दिया हुआ 6 मीटर, और गहराई जैसे डेप्थ जो दी गई है, जैसे मान लो ये आपका घनाभ के आकार का होगा, तो जो गहराई कुछ इस टाइप की बनेगी ये, तो ये जो गहराई आपकी दी हुई ये गहराई आपकी दी हुई 1.5 मीटर। गहरी नाली में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, अर्थात 1 घंटे में कितना बहता है 10 किलोमीटर। 1 घंटे में अगर यहाँ से देखें हम, 1 घंटे में पानी आपका बहेगा 10 किलोमीटर। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 1 घंटे में 10 किलोमीटर बह रहा है, तो 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। एक बात फिर विशेष ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पर जो m का मान, यहाँ पर दो वैल्यूज आपकी मीटर में दी गई, एक वैल्यू आपकी किलोमीटर में दी गई है और दूसरी वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में दी गई। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ कि जब जो आपका मात्रक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय सारे मात्रक एक ही फॉर्म में होने चाहिए। अगर ऐसा है तब तो क्वेश्चन आपका सही है, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर सब मीटर है तो सब मीटर में रहे, सब किलोमीटर है तो किलोमीटर में रहे, और अगर सेंटीमीटर में सारे हैं तो सारे के सारे सेंटीमीटर में रहे। चलिए आगे देखते हैं। 1 घंटे में नहर की लंबाई, भाई जो पानी बह रहा है उसने जो है गहराई और चौड़ाई दे रखा है, b दिया हुआ है और h दिया हुआ है। आप उसको चाहे गहराई कहें चाहे उसको आप ऊंचाई कहें, दोनों केसेस में दोनों वैल्यू समान होंगी। लेकिन जो लंबाई है वो कह रहा है 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर तो ये किलोमीटर में, इसको जब उसमें बदलेंगे तो हो जाएगा 10 × 1000, ये हो गया आपका 10,000 मीटर। चौड़ाई उसने दिया था 6 मीटर और गहराई उसने दिया था 1.5 मीटर। ये मिल करके बन गया आपका घनाभ। तो अगर घनाभ का आयतन निकालें हम तो L × B × H, और जब L × B × H तो यहाँ से मिलेगा आपका 1000 × 6 × 1.5 मीटर क्यूब, तो उसका आयतन हो जाएगा 90,000 मीटर क्यूब। ये 1 घंटे में बहे जाने वाले पानी का आयतन। चूंकि पानी 30 मीटर पानी आपका 30 मिनट तक बहता है, जब 30 मिनट तक बहता है तो ये 1 घंटे में जब इतना बहता है तो आधे घंटे में बटे 2 हो जाएगा उसका, अर्थात 30 मिनट में बहने वाले पानी का आयतन हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। आगे देखते हैं। चूंकि इसी पानी से जो है सिंचाई करनी है, और जो पानी की ऊंचाई होनी चाहिए खेत में, उसका जो लेवल होना चाहिए वो होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया था, सारे मात्रक मैंने मीटर में बदले हैं, तो इसको भी जब मीटर में बदलेंगे तो बटे 100 से भाग करेंगे। ये हो गया 8/100 मीटर। इतनी जो आपका खेत है इतनी ऊंचाई तक पानी भरा होना चाहिए। तो जो पानी का आयतन होगा, जो जिस क्षेत्र में पानी आपका फैला हुआ है, जिस खेत में पानी लगा हुआ है, उसका जो आयतन होगा जितने भी क्षेत्रफल में लगा हुआ है, और साथ में क्या करें, अगर ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दें तो उस पानी का आयतन निकल आएगा। और ये पानी उतना ही होगा जितना कि जो है आधे घंटे में आपका पानी बहा हुआ है नहर से नाली के द्वारा। ये हो जाएगा क्षेत्रफल गुणे 8/100, जैसा कि आपने यहाँ निकाला था अभी मीटर, बराबर जो आपका आयतन अभी मैंने पहले निकाला था, जो पानी आपका आधे घंटे में बह रहा है वही पानी तो इधर फैलेगा।
जैसे मान लीजिए कोई आपका फील्ड है, इतना बड़ा कोई खेत है और इस नाली से पानी इसमें आ रहा है। यहाँ मान लो आपकी नहर बह रही है, तो यहाँ से जब पानी इधर की तरफ बह करके आ रहा है तो ये पानी इसमें आएगा। तो इसका जो जब ये भरेगा तो हो जाएगा इसमें, इसका जो आयतन निकलेगा वो क्षेत्रफल और गुणे क्या निकलेगा, ऊंचाई। अगर निकाल लेंगे तो ये मिल जाएगा आपका पानी का आयतन। पानी का हो गया आयतन। और जब पानी का आपका आयतन हो गया ये, अब क्षेत्रफल, क्योंकि आपको यहाँ से क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 45,000 गुणे 100/8। पलट के क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। और जब पलट के गुणा हो जाएगा तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू निकलेगी आपकी 56,25,00 मीटर स्क्वायर। अर्थात सिंचाई के लिए जो आपको पानी की आवश्यकता होगी वो 56,25,00 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका है, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के द्वारा नहर से जोड़ता है। बहुत ही उम्दा सवाल है आपका ये। देख लीजिए, ये कोई टंकी आपकी है, कुछ इस प्रकार की मान लीजिए टंकी है। इसका जो डायमीटर आपका दिया हुआ है वो आपका दिया है 10 मीटर, व्यास आपका पूरा दिया हुआ 10 मीटर और गहराई दिया हुआ आपका 2 मीटर। इसको जो है, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपकी नहर बह रही है, इस नहर से जो है 20 सेंटीमीटर एक नाली के द्वारा इसको जोड़ा जाता है, क्योंकि इस टंकी में पानी को भरना है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है, अर्थात इसमें जो पानी की चाल है आपकी वो है 3 km पर आवर, 1 घंटे में 3 किलोमीटर, तो कितने समय में ये पूरी टंकी आपकी भर जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ फिगर आपका इस प्रकार का बना हुआ है। भाई पूरा व्यास यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 था, तो आधी त्रिज्या इसकी हो जाएगी 5 मीटर। ये हो जाएगा 5 मीटर रेडियस इसकी। ऊंचाई उसने दिया था आपका 2 मीटर दिया हुआ है। जो बेलनाकार आपका पाइप है जिसके थ्रू नहर से पानी आना है टंकी में, वो दिया हुआ है, उसका डायमीटर दिया था 20 सेंटीमीटर। जैसा कि पिछले 2 क्वेश्चन में मैं आपको बता चुका हूँ, आधा मात्रा का आपका मीटर में दिया हुआ है, आधा मात्रा का आपका सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो सारे मात्रक आपको सबसे पहले एक फॉर्म में करने हैं। तो व्यास आपका हो गया 10 मीटर, तो टंकी की त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर। गहराई आपका 2 मीटर दिया हुआ है और पाइप का व्यास दिया था 20 सेंटीमीटर। तो व्यास जब 20 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.1 मीटर। चूंकि 1 घंटे में 3 किलोमीटर पानी बह रहा है, तो जब किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा ये आपका 3 × 1000, तो हो जाएगा आपका 3000 मीटर। अब चूंकि पाइप जो आपका है वो बेलनाकार है, जो पाइप है जिसके थ्रू नहर से पानी आ रहा है टंकी में, वो बेलन के आकार का है। तो 1 घंटे में कुल कितना पानी टंकी में आएगा वो मैं निकाल लेता हूँ। तो उसके लिए आपका क्या होगा कि πr²h, पाई इसका जो व्यास दिया था 0.1 मीटर, 0.1 इंटू 1 घंटे में, चाहे उसको आप पानी बहता हो पानी की मात्रा कहो या ऊंचाई कहो, ये हो जाएगा 3000। तो यहाँ से मिला आपका पाई गुणे 30 मीटर क्यूब। ये 1 घंटे में उस पाइप के द्वारा पानी बहेगा जो कि टंकी में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। टंकी भी आपकी बेलनाकार है, उसका भी जो आयतन होगा वो होगा πr²h। तो ये हो जाएगा पाई गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2। ये हो गया आपका टंकी का आयतन, टंकी में आने वाले पानी का आयतन। अब टंकी में भरने में लगा समय, कितना समय लगेगा, तो जो पूरा का पूरा आपका टंकी का आयतन है वो बटे 1 घंटे में पाइप में पानी, अर्थात 1 घंटे में पानी कितना आ रहा है,
और पूरी टंकी कितनी देर में भरी जाएगी, अगर उसको डिवाइड कर दें पूरी टंकी में कितना पानी आना है बटे 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है, दोनों को डिवाइड कर दें तो हो जाएगा पाई गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 और ये पाई गुणे 30। ये 1 घंटे में पानी द्वारा आया गया पानी है उसका आयतन, और ये पूरी टंकी में भरा जाने वाले पानी का आयतन है। ये पाई और पाई आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये हो जाएगा 15 आपका, 5 एकम 5 पांतियाँ 15, ये बचेगा 5/3 घंटा, अर्थात ये दिया हुआ घंटा अगर इसको हम मिनट में चेंज करें तो 5/3 गुणे 60 तो हो जाएगा 3 और 20 तियाँ 60 और 20 पंचे 100, अर्थात उस पाइप के द्वारा उस टंकी को भरने में 100 मिनट का समय लगेगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 9, प्रश्नावली का अंतिम सवाल। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इसका फर्स्ट पार्ट जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ उसका लिंक मैं इसके नीचे दे दूंगा, आप जा करके उसको भी देख लीजिएगा। पूरी प्रश्नावली आपकी एक साथ क्लियर हो जाएगी। जय हिंद, जय भारत।